सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी इकोलॉजी एंड जो आपका इन्वायरमेंट है, यानी इन्वायरमेंट बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस है, उस टॉपिक को आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अब अपना आप सबको पता है कि अपन ने देखिए साइंस का बैच स्टार्ट कर रखा था जिसमें बायोलॉजी अपन ने सबसे पहले ली थी। बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी आ जाती है। जूलॉजी को कवर कर चुके हैं। अब जो आपकी बॉटनी है, बॉटनी में भी आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है इकोलॉजी एंड आपका इन्वायरमेंट। आज इस एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट इकोलॉजी को देख लेंगे और अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन इन्वायरमेंट को देख लेंगे। तो ये वाला चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सिंगल एक लेक्चर बचेगा, वो कौन सा है, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, यानी प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो वाला बचेगा। एंड ठीक ऐसे ही जूलॉजी है, उसके अंदर भी एनिमल का क्लासिफिकेशन। ये 2 ही टॉपिक बचेंगे जो कंप्लीट थ्योरी वाले टॉपिक है। तो चलिए फिर इसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज ये अपना कौन सा है, फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है जिसके अंदर इकोलॉजी को अपन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए फिर तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपन इकोलॉजी। यदि इकोलॉजी की बात करें तो इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जैसे ही सब्सक्राइब वाले बटन पे टैप करोगे तो आपको 2 चैनल देखने को मिलेंगे। ये तो अपना मेन चैनल है, इसके अलावा एक चैनल और देखने को मिलेगा, दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला चैनल है उसके ऊपर लैब असिस्टेंट या आगे आने वाले टाइम में वो भी और भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी, उनके जो भी क्लासेस रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज रहेगी, वो सारी के सारी आपको उस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसको भी कर लीजिए। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इकोलॉजी की। आखिरकार इकोलॉजी क्या होती है? तो जो आपकी इकोलॉजी होती है इसमें जो जीवित जीव होते हैं, बोले तो कोई भी जीव है, यानी इकोलॉजी के अंदर बायोटिक एंड जो एबायोटिक जो भी आपके रिलेशन है, उन रिलेशन, उन संबंधों का क्या करते हैं, वैज्ञानिक रूप से अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, आपकी इकोलॉजी बोलते हैं। बोले तो इकोलॉजी जीवित जीवों और उनके जो भौतिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण मतलब एबायोटिक कंडीशन होती है, इन दोनों के बीच में, मतलब जो भी जीवित जीव है उनके बायोटिक एंड उनके एबायोटिक संबंधों के बीच में वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन, उस स्टडी को ही क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। एंड इस इकोलॉजी के अंदर किसको इंक्लूड कर लेते हैं, प्लांट आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, एंड इसके साथ साथ में जो आपके माइक्रोब्स आते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ये तो एक डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन की अपन बात करें तो जीव एवं वातावरण के मध्य जो पारस्परिक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी बोल देते हैं। तो दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों ही अच्छी नहीं लगे तो आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। बस अपन को पता होना चाहिए कि इकोलॉजी आखिरकार क्या होती है। अब ये जो इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी के अंदर आपको 2 टर्म्स है, वो 2 टर्म्स आपको देखने को मिल जाती है। एक तो देखने को मिल जाती है ओटिकोलॉजी, एक आ जाती है सिनेकोलॉजी। यदि ओटिकोलॉजी की बात करें तो हमेशा याद रखना, ओटिकोलॉजी के अंदर जो आपकी समान स्पीसीज होती है, बोले तो एक जो सिंगल स्पीसीज होती है, उस सिंगल स्पीसीज और जो आपका इन्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए इकोलॉजी का मतलब ही क्या है, बायोटिक, बोले तो जीवित जीव की जो बायोटिक कंडीशन यानी खुद हो गया एंड जो भौतिक वातावरण हो गया, उनके बीच में जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसी को तो क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजी बोल रहे हैं। तो जो आपका ओटिकोलॉजी है, ओटिकोलॉजी में क्या किया जाता है, एक ही स्पीसीज या मान लीजिए एक ही पॉपुलेशन है, उनके बीच में एंड जो वातावरण होता है उसके साथ में उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ओटिकोलॉजी बोलता है। बोले तो सेम स्पीसीज एंड इन्वायरमेंट के बीच में जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है उनके संबंधों के बीच में, वो क्या कहलाती है, ओटिकोलॉजी कहलाती है। फिर आ जाती है सिनेकोलॉजी। सिनेकोलॉजी का मतलब होता है कि अलग अलग स्पीसीज, मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज का एंड इन्वायरमेंट के साथ में क्या करना, अध्ययन करना, पारस्परिक क्रियाओं के साथ में संबंध देखना, अध्ययन करना, उस संबंध का, वो आपका क्या कहलाता है, आपका सिनेकोलॉजी कहलाता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो याद रखिएगा ओटिकोलॉजी क्या होती है एंड आपकी सिनेकोलॉजी क्या होती है। बस इतना याद रखना, ओटिकोलॉजी में सेम स्पीसीज होती है, उसकी स्टडी एनवायरनमेंट के साथ में की जाती है, वो क्या कहलाती है, ओटिकोलॉजी आ जाती है। सिनेकोलॉजी की बात करें तो अलग अलग जो आपकी स्पीसीज रहेगी, उनका जो संबंध होता है वो एनवायरनमेंट के साथ में देखेंगे, उनकी जो स्टडी करेंगे वो आपकी क्या कहलाती है, सिनेकोलॉजी कहलाती है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
अब जो अपना अगला पॉइंट है वो आ जाता है इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले से एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो अपन इकोलॉजी यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि टाइम भी अपने पास में कम है, तो जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या एक तरह से मान लीजिए कि जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ एक जो पॉइंट होते हैं या जो आपकी थ्योरी है उस थ्योरी को अभी अपन थोड़ा छोड़ के चल रहे हैं। तो एक बार आप इन दो चैप्टर के लिए, ये वाला चैप्टर इकोलॉजी एंड जो एनवायरमेंट वाला है, इसके लिए आप थोड़ी सी कष्ट करना पड़ेगा कि आपको एनसीईआरटी भी खोल के देखनी पड़ेगी कि यदि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसको खुद से कवर कर लीजिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी टॉपिक ना छुड़ा हो, फिर भी मान लीजिए कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप एक बार एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा। ये चीज आपको पहले ही बता देते हैं। चलिए इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है। इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम शब्द है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया था। तो इकोसिस्टम वर्ड होता है, ये आपके टेंसले नामक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा 1935 के अंदर दिया गया है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है कि जो जैविक एंड अजैविक जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, बोले तो घटक होते हैं, उनके बीच में होने वाली जो समस्त क्रियाओं का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका इकोसिस्टम बोला जाता है। अब ये जो आपका इकोसिस्टम होता है, ये इकोसिस्टम आपका दो तरह से हो सकता है। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है, एक आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है। यदि अपन नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम में कौन आ जाता है? एक तो आपका टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम आ जाता है, एक इक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम आ जाता है। अब जो आपका टेरिस्टेरियल होता है, इस टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम के अंदर कौन आ जाते हैं? आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं, आपके ग्रासलैंड आ जाते हैं, एंड आपके क्या आ जाते हैं? इसके अंदर डेजर्ट आ जाते हैं। जबकि यदि अपन इक्वेटिक की बात करें, जलीय की बात करें, तो जल भी देखिए दो तरह का होता है। एक तो होता है ठहरा हुआ जल, एक होता है आपका बहता हुआ जल। तो देखिए सबसे पहले अपन ठहरे हुए जल की बात करें, जिसको क्या बोला जाता है? लेंटिक वाटर बोला जाता है, और इसको लोटिक वाटर बोला जाता है। यदि लेंटिक वाटर की बात करें तो लेंटिक वाटर में कौन आ जाता है? आपका स्थिर यानी एक जगह रुका हुआ जो जल होता है वो कौन आ जाते हैं? आपके ओशियंस आ जाते हैं, पॉन्ड्स आ जाते हैं, एंड आपकी क्या आ जाती है? लेक्स आ जाती है, जो क्या होती है? आपकी स्थिर होती है। जबकि लोटिक की बात करें तो लोटिक में वो जल आ जाता है जो आपका क्या होता है? बहता हुआ होता है, जैसे आपकी नदियां वगैरह आ जाती है। इसमें आपके समुद्र आ गए, तालाब आ गए, झीलें, ये सब किसके अंदर आ जाती है? आपके लेंटिक में आ जाती है। जबकि लोटिक में कौन आ जाती है? आपकी रिवर आ जाती है, नदियां आ जाती है। बस इतना याद रखना है कि जो जल बहता हुआ आता है, जो जल क्या होता है? प्रवाहित होता है, बोले तो बहता हुआ होता है, वो तो क्या कहलाता है? लोटिक वाटर कहलाता है। एंड लेंटिक कौन सा होता है? जो आपका स्थिर होता है। तो दोनों में आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल के भी कितने टाइप होते हैं। इसके अलावा अब अगला आ जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कौन आ जाता है? सीधी सी बात है, आपका गार्डन आ जाता है, एंड आपकी जो जमीन, खेती वाली जो जमीन होती है, वो किसके अंदर आ जाती है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाती है। अब एक चीज, बस एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पॉइंट यह है कि जो मीठा जल होता है, मीठा जल कौन सा होता है? आपकी लेक्स का हो गया, रिवर का हो गया, एंड आपका पॉन्ड का हो गया। मतलब जो आपका मीठा जल होता है, उस मीठे जल की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको क्या बोला जाता है? लिमेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो मीठे जल का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, वो स्टडी आपकी क्या कहलाती है? लिमेनोलॉजी कहलाती है, लेमिनोलॉजी कहलाती है। इसके साथ साथ में आपको एक चीज और बता दूं, आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी। वो लिंक है अपनी जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। एग्जाम का टाइम है वो बहुत ही कम है, तो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए जितना पढ़ना था उतना तो आपने पढ़ लिया, अब चीज आ जाती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, कि जो चीज एक्चुअल में आपने पढ़ी है वो कितनी याद हुई है। उसके लिए सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चंस की क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। अब जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये नहीं कहता कि जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जहां पर भी आपको जो भी चीज समझ में आ जाए, जहां से भी ऑफलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, जैसे भी आपको क्वेश्चंस मिले, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि एग्जाम के अंदर कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा कम मिलता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो उतना सोचने का टाइम मिलता है। तो जितना ज्यादा हो सके अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कर दीजिए। तो एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइए, दातिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए। वहां पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल लैब असिस्टेंट का मिल जाएगा। इसके अलावा और कहीं से करना चाहे तो आप कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए फिर
अब अगला आ जाता है जो आपका इकोसिस्टम होता है। इस इकोसिस्टम के अंदर जो आपकी एनर्जी फ्लो लो होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखिए, यदि अपन एनर्जी फ्लो की बात करें तो हमेशा याद रखना पहली चीज तो ये कि जो आपका एनर्जी फ्लो का जो नियम है वो नियम कौन सा था? तो एनर्जी फ्लो का नियम कौन सा था? 10% लो था। कौन सा था? 10% लो। अब ये 10% लो क्या होता है? देखिए, जो आपके लिंडमैन नामक, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनर्जी फ्लो लो मान लीजिए या 10% लो मान लीजिए, ये लो किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना जो आपके लिंडमैन नामक वैज्ञानिक है इनके द्वारा दिया गया है। या एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि लिंडमैन के द्वारा कौन सा नियम दिया गया है? तो याद रखना 10% वाला नियम दिया गया है, एनर्जी फ्लो वाला उसके द्वारा नियम दिया गया है। ये एनर्जी फ्लो क्या कहता है? एनर्जी फ्लो नियम बोलता है, या जो लिंडमैन का जो नियम है ये कहता है कि जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? एक ही दिशा में होती है। मतलब बाई डायरेक्शनल ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ओनली फॉर ए सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही क्या होती है? एनर्जी फ्लो की दिशा होती है। इसके साथ साथ में लिंडमैन ने मेन जो इंपॉर्टेंट बात है ये कही है कि जो एनर्जी फ्लो का जो आपका नियम है ये जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स होती है, बोले तो जो उष्मा गतिकी है उसके नियम की पालना करता है। अब आप मेरे को ये बताएंगे, यदि आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है या फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम ये चीज बोलता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, ना ही ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। ये आप मेरे को बताएंगे कि उष्मा गतिकी का कौन सा नियम आपका होता है। चलिए, तो ये जो सेम टू सेम ये जो चीज है, यही चीज किसने की थी? आपके लिंडमैन ने बताई थी कि जो आपकी एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्या होती है? एक दिशा में प्रवाहित होती है। एंड 10% का मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपकी घास है, इस घास के पास में कितनी है? 100% एनर्जी है। कितनी है? 100% एनर्जी है। अब इस घास को मान लीजिए कौन खाएगा? इस घास को मान लीजिए आपका हिरण मान लीजिए, या मतलब जो भी आपके शाकाहारी हर्बीवोरस होते हैं, खरगोश मान लीजिए, उसने क्या है? इस घास को खाई। अब क्या हो गया? 10% उसके से अंदर से निकाल दीजिए, मतलब उसका जो 90% एरिया यहां पे चला गया। उसके बाद में ऐसे चलते चलते इस हिरण को कौन खाएगा? इस हिरण को आपका मतलब अब ये जो हिरण रहेगा, इस अभी मतलब ये जो खरगोश था, इस खरगोश को मान लीजिए कि आपका कोई भी शेर हो गया, कोई भी कुत्ता हो गया, उसने खा लिया। फिर उसको किसने खा लिया? किसी बड़े जानवर ने खा लिया। ऐसे करते करते ये जो आपकी एनर्जी रहेगी, ये एनर्जी घूमते घूमते लास्ट में जो आपका शेर रहेगा या जो लास्ट में जो कंज्यूमर रहेगा, उस कंज्यूमर के पास में कितनी परसेंट एनर्जी पहुंचेगी? केवल 10% एनर्जी ही पहुंचेगी। मतलब बाकी जो एनर्जी थी यहां 100% थी, ये 100% से 10%, मतलब ये जो एनर्जी थी ये आगे चलते चलते क्या होगी? धीरे धीरे क्या होती गई? खत्म होती गई। एंड लास्ट में कितनी बची? 10% एनर्जी किसके पास पहुंची? जो आपका लास्ट में कंज्यूमर था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके शेर ने क्या खा लिया? किसी जीव को खा लिया, जिसने भी आपका ये घास खाया था उसको किसी दूसरे ने खा लिया, उसको किसी ने, उसको किसी ने, उसको किसी ने। एंड लास्ट में कितनी बची? आपकी 10% एनर्जी बची। यही क्या कहलाता है? आपका लिंडमैन का 10% का नियम कहलाता है। यह चीज आपने इकोसिस्टम के अंदर पढ़ रखी है, 11th 12th के अंदर आपने पढ़ी होगी। चलिए, तो वही चीज है। अब यहां पर जो एनर्जी रहेगी, इस एनर्जी का मुख्य स्रोत आप सबको पता है, हमेशा आपका सूर्य होता है, सन होता है। मतलब अपन कहने की जो बात है वो बात क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे जो ट्रॉपिक लेवल है उस तक क्या होती है? केवल 10% जो आपकी एनर्जी है, ये 10% एनर्जी ही पहुंचती है। मतलब सूर्य का प्रकाश था, इस सूर्य के प्रकाश से क्या बना? कोई भी प्रोडक्ट बना, कोई भी उत्पादक बना। उत्पादक कहां पे गया? आपके कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता के पास में गया। उपभोक्ता से बाद में उसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, बोले तो डिकंपोजर हो जाता है। मतलब जो एनर्जी होती है इसका पुनः चक्रण नहीं होता है, ये क्या हो जाती है? उष्मा के रूप में आपकी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। बोले तो हीट के रूप में क्या हो जाती है? ये आपकी नष्ट हो जाती है। चलिए, फिर अभी जो भी चीज पढ़ी उसको थ्योरी में देखें तो सूर्य के प्रकाश से उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के से
मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर ये जो खाद्य श्रृंखला का ऊपर की ओर बढ़ेगा और प्रत्येक चरण के अंदर लगभग 90% जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। लास्ट में कितनी परसेंट एनर्जी बचती है, 10% एनर्जी बचती है, और यही क्या होता है, आपके 10% एनर्जी का लो होता है। अब एग्जाम में इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये आएगा कि जो आपका एनर्जी फ्लो नियम है, ये नियम किसने दिया था, एंड जो 10% का नियम है, ये नियम एक्चुअल के अंदर कैसा होता है, और 10% का नियम है ये किस पर आधारित है। तो याद रखना किस पर आधारित है, एनर्जी फ्लो का नियम, या बोले तो 10% का नियम आपकी थर्मोडायनेमिक्स में के जो नियम होते हैं, रूल होते हैं, उनको क्या करता है, फॉलो करता है। ये अपन ने बात कर ली इसके बारे में। अब आ जाती है आपकी फूड चेन आखिरकार क्या होती है। फूड चेन की बात करें तो फूड चेन के अंदर देखिए जो खाद्य श्रृंखला, नाम से पता चल रहा है फूड चेन खाद्य श्रृंखला। अब ये जो खाद्य श्रृंखला होती है, इसके अंदर जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, ये प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पादक होते हैं, ये उत्पादक हमेशा याद रखना ऑटोट्रोपस होते हैं। ऑटोट्रोपस का मतलब वे जीव हो जाता है, या ऑटोट्रोपस मतलब वो होता है जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बना पाते हैं। नाम से पता चल रहा है ऑटो, ऑटो मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी जो अपना भोजन क्या बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं, वो आपके ऑटोट्रोपस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पेड़ पौधे आपके आ जाते हैं। फिर ऑटोट्रोपस से कौन इस चीज को लेगा, आपके कंज्यूमर, यानी जो आपके उपभोक्ता रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, हेटेरोट्रोपस रहेंगे। हेटेरोट्रोपस का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, खुद अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो अपन किस पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर अपन निर्भर है, तो अपन किस में आ जाते हैं, हेटेरोट्रोपस में। ओनली फॉर पेड़ पौधे होते हैं, या कुछ आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो खुद अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो किस में आ जाते हैं, ऑटोट्रोपस में। बाकी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो सबके सब किस में आ जाते हैं, हेटेरोट्रोपस में आ जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोड्यूसर होता है, यानी जो आपका उत्पादक होता है, उत्पादक से एनर्जी किसके पास में जाती है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी आपके तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आपके टर्सरी कंज्यूमर। इसके बाद में लास्ट में किसके पास में जाएगी, आपके कंज्यूमर चलते जाएंगे, लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, डीकंपोजर बचेगा। क्या बचेगा, आपका डीकंपोजर, बोले तो आपके अपघटक बच जाएंगे। मतलब जो एनर्जी स्टार्ट कहां से हुई है, प्रोड्यूसर से। अब यहां पर प्रोड्यूसर का रोल कौन निभाएंगे, जो आपके ग्रीन प्लांट्स रहेंगे यानी पौधे रहेंगे, वो क्या करेंगे, इसका रोल निभाएंगे। फिर आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में वो आ जाते हैं जो कैसे होते हैं, आपके शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी बोले तो हर्बीवोरस, जो क्या खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं, बोले तो आपके पेड़ पौधों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिरण आ जाती है, गाय आ जाती है, बकरी आ जाती है, घोड़ा आ जाता है। ये सब के सब कैसे होते हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी कहां जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से रहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर वो रहेंगे जो कैसे होते हैं, आपके मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी मतलब मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके मांसाहारी। या आप ऐसे मान सकते हैं ये आपके इस पे डिपेंड रहेंगे, ये तो खुद पे ही डिपेंड है, ये आपके इस पे डिपेंड रहेंगे, ये वाले इन पे डिपेंड रहेंगे, ये वाले आपके किस पे रहेंगे, इस पर डिपेंड रहते हैं। फिर आ जाता है आपका टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी जो कंज्यूमर होता है, ये सिर से क्या मान लीजिए शिकारी होता है, या बोले तो आप इसको सर्वाहारी बोल सकते हैं कि ये इन सबको क्या है, खा सकता है। जैसे शेर आ गया, बाघ आ गया, मानव आ गया, बाज आ गया, गिद्ध आ गया, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, आपके सिर से शिकारी में आ जाते हैं, या बोले तो टर्सरी कंज्यूमर के अंदर ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं। अब एक चीज आपको यह भी याद रखनी है कि जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है, इस खाद्य श्रृंखला के अंदर बोले तो आपकी फूड चेन के अंदर जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी एक ही दिशा के अंदर क्या होती है, प्रवाहित होती है। एंड वैज्ञानिकों का ऐसे मानना है कि एनर्जी मतलब जरूरी थोड़ी है कि ये इनको नहीं खा सकते, ये भी तो इनको खा सकते हैं, ये भी तो इनको खा सकते हैं, लेकिन फूड चेन क्या बोलती है कि बस इसके अंदर क्या होता है, एक दूसरे को खाएगा, ये इसको खा लेगा, ये खा लेगा, मतलब एक चेन के रूप में रहेंगे। लेकिन एक्चुअल के अंदर बाद में जब देखा गया तो पता चला कि ये जो खाद्य श्रृंखला होती है, ये एक तरह से मान लीजिए इमेजिन की हुई है, ये काल्पनिक रूप से वास्तविक नहीं है जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है। बस इतना याद रखना, बस ये अपने सिलेबस में इसलिए पढ़ने को पड़ रहा है, एक्चुअल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। सारी की सारी चीजें फूड चेन वाली क्या होती है, आपकी काल्पनिक।
चलिए, अब जो आपकी फूड चेन होती है, इस फूड चेन को आगे बताया गया कि ये फूड चेन भी आपकी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ग्रेजिंग आपकी फूड चेन, जिसको चराई खाद्य श्रृंखला या बोले तो जीएफसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये बोलती है कि एक पोष स्तर से बोले तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा या जो अगला ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है, जीवों की संख्या क्या होती है आपकी घटती जाती है, लेकिन जीवों का जो आकार होता है वो आकार या बोले तो जो साइज होती है वो साइज बढ़ती जाती है। ये आपकी खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, ग्रेजिंग फूड चेन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल घास देखिए कितनी सारी है, फिर क्या होते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हिरण की संख्या कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो शेर की संख्या भी कम हो जाएगी, लेकिन इनका जो शरीर का जो आकार है बोले तो इनका जो बायोमास है उसमें क्या हो रही है, साइज में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक ऐसे ही घास क्या है, थोड़ी सी कम है, मतलब सबसे ज्यादा है, फिर कीट थोड़े उससे कम आ जाते हैं, फिर कीटों से कम मेंढक आ जाते हैं, मेंढक से कम क्या आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं। इस तरह की मतलब एक पोष स्तर से इस एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे या ना अगले ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे जाएंगे तो यहां पर जीवों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन जीवों का जो आकार है, साइज है, वो क्या होती है, यहां पर बढ़ती है। इस तरह की जो फूड चेन है वो ग्रेजिंग फूड चेन के नाम से जानी जाती है। अगला आता है पैरासाइटिक फूड चेन, बोले तो परजीवी खाद्य श्रृंखला, जिसको पीएफसी के नाम से भी अपन जानते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक पोष स्तर से जैसे ही अगले ट्रॉपिक है ना, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तो यहां पर जीवों का जो आकार होता है ये जस्ट इसके क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अब यहां पर क्या होगा, जीवों का आकार घटेगा, लेकिन जीवों की जो संख्या है, नंबर है जीवों के, ऑर्गेनिज्म के, वो क्या हो जाते हैं, यहां पर इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे पेड़ क्या है, काफी ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है, फिर पक्षी उससे छोटा आ जाता है, फिर जू क्या हो जाती है, सबसे छोटी हो जाती है। मतलब यहां पर पेड़ है, इस पेड़ का आकार तो क्या हो रहा है, यहां पर घट रहा है, लेकिन अब आगे जाएंगे तो यहां पर ये इससे छोटा हो गया, फिर ये इससे छोटा हो गया, लेकिन यहां पर ये क्या था, इसकी संख्या क्या थी, यहां पर संख्या क्या थी, यहां पर पेड़ों की कम थी, फिर उसके बाद में इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी क्या होगी, और भी आपकी ज्यादा हो जाती है। तो यह आपका क्या कहलाता है, पैरासाइटिक फूड आपका चेन कहलाता है। फिर अगला आ जाता है डिट्राइटस फूड चेन। ये जो डिट्राइटस फूड चेन होता है इसको अवशिष्ट खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, या बोले तो डीएफसी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है, ये चक्कर क्या करता है, जीवित पौधों के बजाय मर्त कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जिसको डिट्रिटस के नाम से जाना जाता है, इनसे मर्त कार्बनिक पदार्थ से क्या होता है, ये जो साइकिल होता है, फूड चेन होती है, फूड चेन स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो सड़े हुए जो पेड़ पौधे हो गए या जो मर्त जीव हो गए, उनका क्या हो गया, शरीर आ गया। और ये जो फूड चेन होती है, जो डिट्राइटस फूड चेन है, ये याद रखना इन दोनों से क्या होती है, काफी ज्यादा आपकी छोटी, सबसे छोटी फूड चेन होती है। इसके अंदर क्या होता है, मर्त, ये जो ट्रॉपिक लेवल है कैसे चलेगा, मर्त कार्बनिक पदार्थ या जीवों से केचुआ, केचुए से मेंढक, मेंढक से क्या होता है, आपके सांप की तरफ ये क्या करेगा, आपका बढ़ेगा। अब एक्चुअल के अंदर ये जो फूड चेन थी, ये फूड चेन क्या होती है, आपकी काल्पनिक होती है। जबकि अगले आ जाता है फूड वेव। ये जो आपकी फूड वेव होती है, ये फूड वेव एक्चुअल के अंदर क्या होती है, रियल होती है, बोले तो वास्तविक होती है। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी जो फूड चेन होती है, यानी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है, बहुत सारी फूड चेन मिलेगी और मिलकर क्या बनाती है, फूड, यानी बोले तो खाद्य जाल बनाती है। मतलब इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा ये जीव इस पे डिपेंड रहेगा, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, इस तरह से ये क्या बन जाती है, एक तरह की मतलब एक तरह से पहली बन जाती है, ये एक तरह से जाल बन जाता है, नेट बन जाता है, जो क्या होती है, छोटी छोटी जो आपकी फूड चेन होती है वो आपस में मिलकर एक खाद्य जाल बना लेती है, जो क्या कहलाती है, आपकी फूड वेब कहलाती है। अब जो खाद्य जाल होती है, इस खाद्य जाल के अंदर जो एनर्जी फ्लो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है एंड यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, दोनों दिशाओं के अंदर हो सकता है। जबकि खाद्य जाल क्या होता है, अधिक स्थिर प्रणाली होता है। और खाद्य जाल होता है जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी में अंदर, मतलब खाद्य जाल में बायोडाइवर्सिटी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। साथ में खाद्य जाल क्या होता है, आपका वास्तविक होता है, ना कि आपका काल्पनिक होता है।
चलिए फिर अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक अब आपका आ जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड, कि आपका पारिस्थितिक स्तूप क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये इकोलॉजिकल पिरामिड कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1927 के अंदर दिया था। इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टेनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड एक्चुअल के अंदर होता क्या है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, इस फूड चेन के अंदर प्रत्येक मतलब जो आपका पोष स्तर होता है, बोले तो ट्रॉपिक लेवल होता है, इस ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जीवों की संख्या होगी, जीवों का जो भार हो गया बोले तो बायोमास हो गया, एंड जीवों की जो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, इसको दर्शाने के लिए एक ग्राफ बनाया गया, बोले तो एक आरेख बनाया गया जो आपके सामने है। इसी आरेख को क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड। क्योंकि ये आरेख देखने में कैसे लगता है? एक जो आपका पिरामिड होता है उस पिरामिड की तरह देखने में होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? इकोलॉजिकल पिरामिड दिया गया। अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या करता है? जो अलग अलग आपके ट्रॉपिक लेवल होता है ना, उन ट्रॉपिक लेवल के अंदर संबंध बताता है कि कैसे संबंध है। अब जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, ये पिरामिड क्या होता है? एक तो आपके संख्या के आधार पर होता है, एक बायोमास के आधार पे हो सकता है, एक आपके एनर्जी के बेसिस पे हो सकता है। अब चलिए ये जो आपका ट्रॉपिक लेवल है, ये ट्रॉपिक लेवल याद रखना कि यदि ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, कई बार तो सीधा बन जाता है, तब तो उसको क्या बोलेंगे? अपराइट पिरामिड बोलेंगे। जब ये उल्टा बनेगा तो इसको इनवर्ट आपके पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इन तीनों पिरामिड के बारे में, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। अब देखिए डिटेल के अंदर तो अपन बाद में देखेंगे, पहले आप इस स्लाइड को देख लीजिए। इससे बाहर आपको एक भी पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा कि कब पिरामिड उल्टा बनेगा, कब पिरामिड सीधा बनेगा। यह सबसे ज्यादा पॉइंट वाली बात आ जाती है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें जीवों के नंबर के बेसिस पे आ गया, ये बायोमास जैव भार के आधार पे आ गया बायोमास, और ये आपके एनर्जी बोले तो ऊर्जा के आधार पर आ गया। यदि अपन जीवों के अंदर या फॉरेस्ट या ग्रास लैंड की बात करें, तब तो क्या होता है? ये आपका अपराइट बनेगा। मतलब यदि ग्रास लैंड, यदि फॉरेस्ट, यदि अपन इकोसिस्टम की बात करें और पूछ लिया जाए नंबर के बेसिस पे पिरामिड कैसे बनेगा, तो ज्यादातर मोस्टली चांस यही है कि ये क्या बनेगा? आपका सीधा बनेगा, बोले तो अपराइट बनेगा। लेकिन एक कंडीशन हो सकती है, यदि अपन ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री इकोसिस्टम के अंदर ये कैसा बन सकता है? इस आपका पिरामिड इन्वर्ट बन सकता है, बोले तो उल्टा पिरामिड बन सकता है। तो ये तो अपन ने नंबर के बेसिस पे बात कर लिया। और जो एक्वेटिक रहेगा, पॉन्ड या सी की बात करें, उस टाइम पे क्या बनेगा? ये आपका हमेशा क्या बनेगा? सीधा ही बनेगा। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? जीवों के नंबर के बेसिस पे बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जीवों के बायोमास। बायोमास मतलब उनके शरीर कितना भारी है, कितना हैवी है। यदि उसकी बात करें तो फॉरेस्ट या ग्रास लैंड की बात करें तो सीधी सी बात है, हमेशा कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। मतलब कैसा बनेगा? आपका हमेशा पिरामिड सीधा बनेगा। लेकिन यही अपन इक्विटिक कंडीशन की बात करें तो आपका कैसा बनता है? ये पिरामिड आपका उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, बोले तो उल्टा बनेगा। जबकि एनर्जी के बेसिस पे बात करें जीवों में पिरामिड कैसे बनेगा, तो यदि अपन ग्रासलैंड या फॉरेस्ट की बात करें तो उस टाइम पे तो आपका क्या हो सकता है? ये आपका सीधा बनेगा। और जबकि एक्वेटिक की बात करें, इसमें भी हमेशा सीधा बनेगा। तो एनर्जी का जो केस रहेगा, याद रखना, एनर्जी के केस में हमेशा जो आपका पिरामिड होता है, ये पिरामिड आपका सीधा ही बनेगा। लेकिन कई बार अपवाद हो सकता है कि उल्टा बन सकता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, आपके सिलेबस में है कि भाई ये हमेशा क्या बनेगा? आपके एनर्जी वाले टाइम पे क्या होगा? जीवों में एनर्जी के बेसिस पे बात करें तो पिरामिड आपका, चाहे ग्रासलैंड या फॉरेस्ट की बात कर लो या एक्वेटिक की बात कर लो, सी या पॉन्ड की बात कर लो, हमेशा क्या बनेगा? आपका सीधा बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? तो भाई इसको अब अपन समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप एग्जाम के टाइम में जाओ और आपके पास थोड़ा सा रिवीजन करने का टाइम है, तो बस आप ये वाली स्लाइड देख लेना, आपके सारे के सारे जो पॉइंट है वो यहीं से क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आपका यहीं से आएगा। अब देखिए, ये यहां पर मैंने कुछ आपके सामने एक ग्राफ बना रखा है कि कब पिरामिड सीधा बनेगा, कब पिरामिड
उल्टा बनेगा। तो सबसे पहले अपन पिरामिड के नंबर के बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो नंबर के बेसिस पे अपन ने देखा था पिरामिड आपका सीधा भी बन सकता है और आपका क्या बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। यदि अपन सीधे की बात करें तो सीधे की बात करें, सीधा कब बनेगा, जब आपका कौन सा होगा, ग्रास लैंड इकोसिस्टम होगा, तब तो पिरामिड पिरामिड क्या बनेगा, आपका सीधा बनेगा। लेकिन यही अपन बात कर लेते हैं ट्री इकोसिस्टम की। ट्री इकोसिस्टम में देखें तो पिरामिड आपका कैसे बनेगा, आपका उल्टा क्या बनेगा, इन्वर्टेड आपका पिरामिड बनता है। तो यहां पर यदि अपन अपवर्ड की बात करें तो अपवर्ड के अंदर सीधे से यहां पर क्या आ गया कि बहुत सारे आपका क्रॉप मतलब खेती वाली मतलब छोटे छोटे क्या आ गए, प्लांट्स आ गए, घास वगैरह आ गया। फिर ऊपर देखें तो कि यहां घास की क्या होगी, संख्या ज्यादा होगी। फिर इसको कौन खाएगा, यहां पर आपके ग्रास ऊपर रहेगी, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर उसके बाद में फ्रॉग की संख्या कम हो जाएगी, फिर इसकी संख्या कम हो जाएगी, इसकी। इस तरह से बोले तो नीचे से ऊपर की साइड में जाएंगे तो इनका जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका यहां पर घटता जाएगा। लेकिन यहां पर यदि बात करें अपन ट्री इकोसिस्टम के अंदर तो यहां पर क्या होता है, ये जस्ट उल्टा बनता है। क्यों, यहां पर पेड़ तो एक है लेकिन पेड़ के ऊपर बर्ड्स होती है, ये काफी ज्यादा बैठ सकती है क्योंकि पेड़ तो एक है। एक पेड़ पे आपने देखा होगा कितने सारे पक्षी बैठे रहते हैं। उन पक्षियों की बात करें तो वहां पर भी आपको क्या है कि बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं उनके ऊपर वो भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा पैरासाइट रहेंगे, उसके बाद में बर्ड्स, फिर क्या रहेगा, एक सिंगल ट्री की अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये कब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, आपको पता चल गया होगा। सीधा कब बनेगा, अपन ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तब तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और एक सिंगल ट्री की अपन बात करेंगे, ट्री इकोसिस्टम ओनली एक पेड़ की अपन बात करेंगे तभी उल्टा बनेगा। अदरवाइज जो नंबर के बेसिस पे पिरामिड है ये हमेशा कैसे बनता है, आपका सीधा ही बनता है। जबकि अपन बात कर लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। बायोमास के बेसिस पे पिरामिड किस तरह का बनेगा, सीधा बनेगा या आपका उल्टा बनेगा। तो यहां पर भी पिरामिड सीधा भी बन सकता है और कैसा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है बायोमास के बेसिस पे। अब देखते हैं कैसे सीधा बनेगा। सीधे की बात करें, यदि आपका क्या है, टेरिस्टेरियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम रहेगा उस टाइम पे पिरामिड कैसा बनेगा, आपका सीधा बनेगा। क्योंकि एक सिंगल ट्री है, फिर उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, फिर उसके ऊपर क्या है, काफी सारे पैरासाइट्स हैं। तो ये आपका तो कैसा बनेगा, आपका सीधा बनेगा। जबकि अपन इन्वर्टेड की बात करें, क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपका पेड़ है उस पेड़ का बायोमास क्या है, ज्यादा। देखिए यहां पर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि वही चीज यहां लिखी हुई है और वही चीज यहां लिखी हुई है, लेकिन यहां पर उल्टा बन रहा है, यहां पे सीधा बन रहा है, ऐसे कैसे हो गया, आपके मन में तो सवाल आ रहा होगा। लेकिन यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं। संख्या में यहां पैरासाइट ज्यादा है, पेड़ कम है। लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, बायोमास, मतलब इसके वेट की बात कर रहे हैं, वजन की बात कर रहे हैं, कितना क्षेत्र ये घेर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो पेड़ की साइज क्या रहेगी, काफी ज्यादा बड़ी रहेगी। किसके कंपैरिजन में, एक तो आप एक साइड में तो आप कोई भी बर्ड्स ले लीजिए, एक साइड में पेड़ ले लीजिए, दोनों का बायोमास किस में ज्यादा होगा, तो पक्षी का बायोमास कम होगा, पेड़ का बायोमास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पेड़ का बायोमास ज्यादा है तो ये बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद में पक्षी का रहेगा, फिर आपके पैरासाइट का रहेगा, इसलिए यहां पर क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। लेकिन इन्वर्ट की बात करें कि मेराइन जो इकोसिस्टम रहेगा उसमें क्या बनेगा, जस्ट उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि मेराइन के अंदर यदि अपन फिश की बात करें उसके बाद में स्मॉल फिश आ जाती है, फिर प्लैंकटन क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा का क्या होता है, प्लैंकटन का बायोमास क्या होता है, काफी ज्यादा होता है कंपेयर आपके फिश के। फिर आ जाता है आपके एनर्जी का पिरामिड। जो आपका एनर्जी का पिरामिड होता है ये हमेशा याद रखना कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। किस टाइम पे, पूर्ण इकोसिस्टम में बात करने, ये कैसा बनेगा, आपका हमेशा सीधा पिरामिड बनेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे सीधे पिरामिड बनेंगे, कैसे उल्टे बनेंगे, किस बेसिस पे होगा। नंबर के बेसिस पे पिरामिड हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। एक ही कंडीशन रहेगी कि किस बेसिस के ऊपर, जब आप किस पे करेंगे, एक सिंगल ट्री के ऊपर देखेंगे। फिर बात कर लेते हैं बायोमास। बायोमास किसका ज्यादा होगा, यदि ग्रासलैंड की बात करेंगे तो सीधा बनेगा और इक्विटी की बात करेंगे तो आपका उल्टा बनेगा। जबकि एनर्जी वाला जो पिरामिड रहेगा वो हमेशा कैसे बनेगा, आपका सीधा ही बनेगा। चलिए अब अगला आ जाता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। आखिरकार क्या होता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की मतलब की बात करें तो कोई भी खाली इलाका मान लीजिए या कोई भी उजड़ा हुआ इलाका मान लीजिए,
उस उजड़े हुए इलाके में समय के साथ होने वाला निश्चित या क्रमवार जो बदलाव होता है, जिससे अंत में क्या होता है, एक स्थिर समुदाय बन जाता है, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। मान लीजिए कि यहां पर पहले क्या था, बहुत ही मतलब मान लीजिए चट्टाने काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा चट्टाने, धीरे धीरे चट्टाने क्या हुई, धीरे धीरे इन पे लाइकें आई, मोस हुई, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगी, चट्टानों का अपरदन हुआ, धीरे धीरे चलते चलते आप देखोगे टाइम तो लगेगा, लेकिन टाइम चलते चलते एक पूरा का पूरा क्या बन गया, हरा भरा क्या बन गया, आपका इलाका बन गया। मतलब एक उजड़े हुए चमन पे क्या हो गया, बहुत सारी हरियाली देखने को मिल गई। यही आपका क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन आखिरकार क्या होता है। अब यदि बात करें जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, इसके अंदर कुछ कम्युनिटी आती है, उन कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। पहली आ जाती है पाइनोर कम्युनिटी। पाइनोर कम्युनिटी की बात करें तो ये वो प्रजाति होती है जो किसी खाली इलाके के अंदर सबसे पहले उगी थी। तो यहां पर देखिए, यदि अपन यहां पर बात करें तो ये क्या थी, एकदम खुली रूप से क्या थी, आपकी बेर आपकी रोक थी, मतलब एक तरह से मान लीजिए नंगी चट्टाने थी जहां पर कुछ भी नहीं था। यहां पर सबसे पहले ग्रोथ किसकी हुई थी, लाइकेन के सबसे पहले हुई थी। तो यहां पर वही चीज है कि वो प्रजाति जो किसी खाली इलाके में सबसे पहले उगती है, उस कम्युनिटी को क्या बोला जाता है, पाइनोर आपकी कम्युनिटी बोला जाता है। और इसके अंदर कौन आ जाते हैं, आपके एल्गी इसके अंदर आ जाते हैं। अब एक चीज आपको याद रखना है, पाइनोर कम्युनिटी होती है, ये पहली स्टेब्लिश होने वाली क्या होती है, आपकी कम्युनिटी होती है। बोले तो सबसे पहले उगने वाली, स्टेबल होने वाली क्या होती है, कम्युनिटी होती है। लेकिन इनकी डेंसिटी भी लो होती है एंड इनकी स्टेबिलिटी भी आपकी क्या होती है, लो होती है। ये तो आ जाती है पाइनोर कम्युनिटी। फिर आ जाती है सेरल कम्युनिटी। ये जो सेरल कम्युनिटी होती है, ये पाइनोर कम्युनिटी एंड जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, इनके बीच में पाई जाने वाली क्या होती है, आपकी कम्युनिटी होती है। तो इसके बारे में तो एग्जाम में नहीं आएगा, इन दोनों के बारे में है। तो दूसरा कौन सा आ जाता है, आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, सबसे लास्ट में, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे लास्ट में आने वाली जो कम्युनिटी होती है वो कौन सी होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, जो क्या होती है, सबसे स्थायी आपकी होती है। क्या होती है, सबसे आपकी स्थायी होती है। बोले तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, फाइनल स्टेबल, बोले तो सबसे लास्ट में आने वाली स्टेबल आपकी कम्युनिटी होती है। इनकी डाइवर्सिटी भी हाई होती है और इनकी जो स्टेबिलिटी भी होती है वो आपकी कौन सी होती है, हाई होती है। ये आपकी कौन सी आ जाती है, पाइनोर आ जाती है। ये आपकी क्लाइमेक्स आ जाती है। बीच वाले कौन सी आ जाती है, आपकी सेरल आ जाती है। तो सबसे पहले आने वाली कम्युनिटी ये है, सबसे लास्ट में आने वाली कम्युनिटी है एंड सबसे स्टेबल आपकी कम्युनिटी हो जाती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब अगला आ जाता है कि जो आपका सक्सेशन होता है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है प्राइमरी सक्सेशन, बोले तो प्राथमिक अनुक्रमण। प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये ऐसे में शुरू होता है जहां सबसे पहले कोई भी जीवन नहीं था, मतलब जीवन का नामो निशान भी नहीं था। उस टाइम पे आपका प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब यहां पर बना हुआ क्या हुआ, जो लावा की जो चट्टाने होगी, आपकी खाली चट्टाने होगी, या कोई नया अभी अभी का बना हुआ आपका तालाब है, मतलब जहां पर पहले कोई भी नहीं था, वो आपका किस में आ जाता है, प्राइमरी सक्सेशन में आ जाता है। एंड जो आपकी प्राइमरी सक्सेशन होती है ये क्या होती है, बहुत ही स्लो आपकी क्या होती है, प्रोसेस होती है, क्योंकि मिट्टी बनने में क्या लग जाते हैं, यहां पर करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्योंकि एक जो पहले चट्टान थी, उस चट्टान से अभी अपन ने बात की थी कि कैसे हरियाली हो गई थी, तो वो ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में हो गई है, उसको होने में काफी करोड़ों क्या लगते हैं, साल लगते हैं। ये आपकी कौन सी आ जाती है, प्राइमरी सक्सेशन आ जाती है। अगली आ जाती है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो ये सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसा इलाका होता है जहां पहले जीवन था, लेकिन किसी वजह से वो जीवन क्या हो गया था, आपका खत्म हो गया था। जैसे मान लीजिए जंगल के अंदर आग लग गई, लेकिन पहले वहां जीवन था, लेकिन आग लगने के कारण क्या हो गया, आपका जंगल तबाह हो गया। या मान लीजिए पहले जहां पर खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ऐसी परिस्थितियां होगी जहां क्या होगी, वो पहले उपजाऊ जमीन थी, वो अब क्या होगी, आपकी अनुपजाऊ जमीन
हो जाती है। ये जो प्रोसेस है सेकेंडरी सक्सेशन की, ये क्या होती है, काफी ज्यादा फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन का क्या होता है, इंटरफेयर होता है, इसलिए क्या होती है, ये प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट होती है। जंगल का जलना हो गया, खेती क्या होगी, बंजर हो गई, ये सारे के सारे क्या होती है, प्रोसेस काफी ज्यादा जल्दी होती है, क्योंकि यहां पर मिट्टी और बीज दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके पहले से ही मौजूद होते हैं। ये अपन ने बात कर ली इकोलॉजिकल सक्सेशन की। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्ले स्टोर वाली जो एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एप्लीकेशन को या तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, एक बार एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा। यहां पर नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज होगी, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए फिर, अभी तक अब जो भी चीज बताई है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में, उससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस स्लाइड को भी पढ़ के इन जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, या एग्जाम से एक दिन पहले इनको आप देख लीजिएगा। चलिए फिर, अगला आ जाता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, देखिए इन सब के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहला तो कौन सा आ जाता है, आपका आ जाता है म्यूचुअलिज्म। आपका जो म्यूचुअलिज्म है, जिसको क्या बोला जाता है, सहोपकारिता के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है कंपटीशन, जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिस्पर्धा के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आ जाता है प्रेडेशन, जिसको क्या बोला जाता है, परभक्षण के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है पैरासिटिज्म, जिसको परजीविता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आ जाता है कमेंसलिज्म। ये जो कमेंसलिज्म होता है, इसको सहभोजिता के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म होता है, इसको अंतर जातीय विरोध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये पहली चीज तो यह है कि इसको देखिए अपन अच्छे से समझेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब आपको देखना हो तो यहां पर प्लस माइनस जो मैंने लगा रखा है उसके बेसिस पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पहले की अपन बात करें आपने म्यूचुअलिज्म की, म्यूचुअलिज्म की बात करें सहोपकारिता। म्यूचुअलिज्म के अंदर ये मान लीजिए आप स्पीसीज एक है, ये आपकी मान लीजिए कोई दूसरी स्पीसीज, इन दोनों के बीच में जब जिस टाइम पे अंतः क्रिया होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, उस टाइम पे क्या होगा, ना तो इसको कोई नुकसान होगा ना ही इसको नुकसान होगा। मतलब दोनों को ना तो फायदा होगा ना ही दोनों का, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि ये प्लस है ये प्लस है। प्लस का मतलब यहां पे क्या होता है, फायदे से रिलेटेड होता है। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब तो है वो जीव क्या है, फायदे के अंदर है। यदि माइनस लिखा हुआ है, जिसके ऊपर भी माइनस लिखा है, मतलब वो जीव क्या है, नुकसान में है। और जिसके ऊपर जीरो लिखा हुआ है, मान लीजिए उसको ना तो फायदा हुआ है ना ही नुकसान हुआ है। मतलब जो आपका म्यूचुअलिज्म होता है, इस म्यूचुअलिज्म में स्पीसीज फर्स्ट को भी फायदा होता है एंड आपके स्पीसीज सेकंड को भी क्या होता है, फायदा होता है। जबकि कंपटीशन, कंपटीशन आप किसी भी चीज का देख लीजिए, नुकसान हमेशा दोनों में आता है। क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब लड़ाई। लड़ाई के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, दोनों लड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक जीतेगा दूसरा हारेगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, उस लड़ाई में हार जाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा में दोनों ही स्पीसीज को क्या होता है, आपका नुकसान होता है। जबकि अपन अगला आ जाता है प्रेडेशन। प्रेडेशन की बात करें तो प्रेडेशन के अंदर जो आपकी एक स्पीसीज रहेगी, उस स्पीसीज को तो क्या होगा, फायदा होगा, जबकि दूसरी स्पीसीज को क्या होता है, इसमें नुकसान होता है। फिर आ जाता है पैरासिटिज्म। जो पैरासिटिज्म होता है, इस पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी स्पीसीज को क्या होता है, नुकसान। टेंशन नहीं लेना, एग्जांपल भी अपन समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि प्लस माइनस का यहां पे चक्कर क्या है। फिर आ जाता है कम्युनलिज्म। यदि कमेंसलिज्म की बात करें तो कमेंसलिज्म होता है, इसके अंदर एक स्पीसीज को तो फायदा होता है, लेकिन दूसरे स्पीसीज को ना तो नुकसान होगा ना ही किसी तरह का क्या होता है, आपका फायदा होता है। फिर यहां पर आ जाता है अमेंसलिज्म। यदि अमेंसलिज्म की बात करें तो अमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को तो क्या होगा, नुकसान होगा, जबकि दूसरी स्पीसीज को ना तो उससे कुछ फायदा होगा ना ही उससे नुकसान होगा, बस एक ही स्पीसीज को क्या होगा, इसमें नुकसान होगा। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो वो चीज समझ ली, अब यहां पर एग्जाम्पल के साथ में सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो चलिए ये तो आप एग्जाम्पल के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे बाद में देख लेना, पहले अपन इन चीजों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन म्यूचुअलिज्म है, यानी जो आपका म्यूचुअलिज्म है, इस म्यूचुअलिज्म को समझते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सहोपकारिता। सहोपकारिता के अंदर क्या होती है, दोनों स्पीसीज क्या होती है, यहां पर एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है, निर्भर रहती है। बोले तो दोनों को ही क्या मिलता है, एक दूसरे से फायदा मिलता है। मतलब दोनों मिल बांट के काम कर लेते हैं, ना तेरा नुकसान ना मेरा नुकसान। उसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, सहोपकारिता। इसका एग्जाम्पल आ जाता है लाइकेन एंड आपका माइकोराइजा। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन
अल्केन के अंदर मतलब आपकी एल्गी एंड क्या आ जाती है, फंजाई। अब एल्गी तो क्या बना देती है, खाना बना देती है, जबकि फंजाई क्या कर देती है, उसको रहने के लिए एंड पीने के लिए क्या दे देती है, पानी दे देती है। जबकि अपन माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा क्या होगी, फंजाई एंड जो आपकी पेड़ों की जड़ होती है उनके बीच का जो संबंध है उसको क्या बोला जाता है, माइकोराइजा बोला जाता है। तो यहां पर ये दोनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद कर देते हैं। ये क्या आ गया आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। अगला आ जाता है आपका प्रेडिशन। प्रेडिशन की बात करें जिसको क्या बोला जाता है, परभक्षण। अब देखिए प्रेडिशन मतलब किसी चीज का क्या करना, शिकार करना। तो सीधी सी बात है कि जो आपका शिकार रहेगा, यानी एक तो क्या होता है, शिकारी होता है, एक क्या करेगा, शिकार रहेगा। जो शिकारी होता है उसका तो क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट भर गया। जिसका शिकार हुआ है वो बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मतलब यहां पर एक स्पीसीज को फायदा होगा जबकि दूसरी स्पीसीज को क्या होगा, नुकसान। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। एक तो प्रेडेटर होता है, बोले तो शिकारी होता है, एक प्रे होता है, बोले तो एक शिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, यहां पर शेर तो क्या होता है, शिकारी होता है। हिरण क्या होता है, यहां पर शिकार हुआ होता है। मतलब ये शेर क्या करेगा, हिरण को खा लेगा। तो इस हिरण का तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, जबकि शेर का क्या हो गया, फायदा। मतलब यहां पर एक का तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाता है। दूसरे बीज एंड चिड़िया के बीच में आ जाता है कि चिड़िया क्या करती है, बीज को लेकर चली जाती है। तो एक क्या हो गया, बीज, एक प्लांट जो उगना था वो क्या हो गया, उसका नुकसान हो गया, जबकि चिड़िया का पेट भर गया, उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जो आपका प्रेडेटर होते हैं, ये प्रेडेटर ही आपके इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है, इस एनर्जी फ्लो को बनाए रखते हैं। और जो प्रे होते हैं, बोले तो जो शिकार हुआ होता है, वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन के नियंत्रण के अंदर भी। अब सोचिए यदि हिरण का शिकार ही नहीं होता, या मान लीजिए ये बीज चिड़िया लेके नहीं जाती, तो अभी दुनिया में कितने ज्यादा हिरण हो जाते, कितने ज्यादा पेड़ पौधे हो जाते। तो उनका भी क्या है, एक पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए भी क्या होता है, जो आपका प्री होता है उसका प्रे होना भी क्या होता है, काफी मतलब किसी भी जीव का शिकार होना भी क्या होता है, पॉपुलेशन मेंटेन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जबकि जो प्रीडेशन होता है, ये याद रखना, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को प्रवाहित करने का काम करता है। चलिए अगला आ जाता है पैरासिटिज्म, या ना परजीविता। पैरासिटिज्म के अंदर भी क्या होता है, एक का फायदा होता है, दूसरे का क्या होता है, नुकसान होता है। मतलब यहां पर एक जो आपका पैरासाइट होता है, ये पैरासाइट क्या करेगा, जो भी इसका होस्ट रहेगा, इस होस्ट से क्या करेगा, न्यूट्रिशन ले लेगा। मतलब जो पैरासाइट होगा, जो भी जीव होगा, उसका तो मतलब क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन जो होस्ट था जिससे इसने कोई भी चीज ली होगी, उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब जो आपके पैरासाइट होते हैं, ये पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टोपैरासाइट, एक आ जाता है आपका एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब हो जाता एक्टोपैरासाइट का मतलब ऐसे जीव जो क्या होते हैं, बाहर की साइड में क्या होते हैं, बाह्य परजीवी के नाम से अपने इसको जान सकते हैं। ये कहां होते हैं, आपके शरीर से बाहर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जूं एंड मानव। अब मानव के शरीर में आपने देखा होगा जो सर होती है, उस सर पे कई बार जुएं पड़ जाती है। ये गाय में भी आपने देखा होगा जुएं वगैरह देखने को मिल जाती है। छोटे छोटे जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, खून चूसते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर आपने देखा होगा सिर में जुएं पड़ जाती है, तो उससे अपन को क्या हो रहा है, अपना वो जुएं क्या पी लेती है, खून पी लेती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अपन को तो खून का नुकसान हो गया, लेकिन जुओं को क्या हो गया कि भोजन मिल गया, उनको खून मिल गया। तो उनका क्या हो जाता है, यहाँ पर फायदा, मतलब एक का फायदा हो जाता है, दूसरे का क्या हो जाता है, नुकसान। अपन उसके लिए क्या है, होस्ट, मतलब होस्ट का यहाँ पर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। दूसरी बात करें अमर बेल एंड जो अन्य पादप, यदि अमर बेल का यहाँ पे क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। दूसरे बेल पे अमर बेल बोले तो कसकट यदि किसी प्लांट के ऊपर लिपट जाती है, तो मान लीजिए उस प्लांट का पतन है, वो क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। फिर आ जाता है आपका एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे बात करें प्लाज्मोडियम प्लस ह्यूमन के बीच में, एस्केरिस एंड ह्यूमन एंड एंटामीबा एंड ह्यूमन, यहां इन सब को तो फायदा हो जाता है, लेकिन ह्यूमन को यहां पे क्या हो जाता है, आपका नुकसान हो जाता है। ये आपकी क्या कहलाती है, पैरासिटिज्म कहलाती है। फिर अगला आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन बात करें प्रतिस्पर्धा। अब कंपटीशन में हमेशा क्या होता है, दूसरे को नुकसान होता है। कंपटीशन हमेशा या तो खाने के लिए होगा, या जगह के लिए होगा, या किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ये क्या होती है, दोनों स्पीसीज के बीच में क्या होने लग जाती है, यहां पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर एक आ जाता है गोस का प्रतिस्पर्धा बहिष्करण सिद्धांत। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गोस का प्रतिस्पर्धा बोले तो गोस कॉम्पिटिटिव एक्सल्शन जो आपका प्रिंसिपल होता है, उसकी बात करें तो अगर दो स्पीसीज क्या करती है,
एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रही है, यदि दो स्पीसीज है वो मान लीजिए एक ही रिसोर्स के लिए यदि लड़ रही है, तो क्या होगी, जो आपकी स्पीसीज सबसे कमजोर होगी वो स्पीसीज यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। ये क्या था, गोस का प्रतिस्पर्धा बहिष्करण का क्या था, सिद्धांत था। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोस का प्रतिस्पर्धा बहिष्करण सिद्धांत क्या है, तो याद रखना यदि दो स्पीसीज होती है, ये एक ही रिसोर्स के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही रिसोर्स के लिए लड़ती है, तो उसमें से जो सबसे कमजोर स्पीसीज होती है वो क्या हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है। अब जैसे यहां पे पैरासिटिज में अपन देखा था, एक तो एक्टोपैरासाइट होता है, एक एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक ऐसे ही जो आपकी कंपटीशन होती है, ये या तो एक स्पीसीज के बीच में हो सकती है या दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो सकती है। तो उस बेसिस पे एक तो क्या होती है, इंट्रा स्पीसी मतलब स्पीसीज कंपटीशन हो जाता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। अब ये जो इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन क्या होता है, और आपका इंट्रा एंड जो आपका इंटर स्पेसिफिक जो आपका कंपटीशन होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मतलब इंटर स्पीसीज कंपटीशन एंड आपका इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। चलिए फिर अगला आ जाता है आपका कम्युनलिज्म। यदि अपन बात करें कमेंसलिज्म की, तो जो आपका कमेंसलिज्म होता है इसको क्या बोला जाता है, सहभोजिता। कमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है, एक को तो क्या होगा, फायदा होगा, जबकि दूसरे को ना तो फायदा होगा ना ही क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे आम के पेड़ पर उगने वाला जो आर्किड होता है, यहां पर आर्किड को तो क्या मिल जाती है, रहने की जगह मिल जाती है, लेकिन आम के पेड़ को इससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। यह अपन बात करें जो आपकी व्हेल होती है, उस व्हेल की पीठ के ऊपर चिपके हुए जो बर्नाकल्स होते हैं, अब बर्नाकल्स को तो रहने के लिए जगह मिल गई, जबकि व्हेल को उससे क्या होगा, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। यह कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी कमेंसलिज्म के नाम से जानी जाती है। अगला आ जाता है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म की बात करें तो इसमें एक जीव को तो क्या होगा, नुकसान होगा, जबकि दूसरे को ना तो किसी तरह का फायदा होगा ना ही किसी तरह का नुकसान होगा। जैसे बात करें जो आपकी पेनिसिलियम फंगस होती है, उस पेनिसिलियम फंगस से क्या होता है, एक तरह का क्या निकलता है, केमिकल निकलता है, बोले तो एक तरह का रासायन निकलता है। ये रासायन क्या करेगा, स्टेफिलोकोकी जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, ये मार देता है। लेकिन यहां पर इससे फंगस को कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं होता है। बस ये मान लीजिए एक तरह से कि भाई गलती से पेनिसिलियम फंगस के द्वारा एक क्या निकल गया, केमिकल निकल गया, जो क्या कर देगा, स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया होता है, इसको गलती से मार देगा। लेकिन इस बेचारे का तो नुकसान हो गया, लेकिन इसको इससे ना तो कुछ फायदा मिला ना ही किसी तरह का नुकसान हुआ। इसी को क्या बोला जाता है, अमेंसलिज्म बोला जाता है। अब आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये वाली जो स्लाइड है, अब ये स्लाइड आपके लिए काम की है, क्योंकि जो भी चीज मैंने बताई है यहां पर साथ में उसके एग्जांपल है, तो एग्जाम से पहले ये वाली स्लाइड देख के जरूर चले जाना। चलिए फिर चलिए अगला आ जाता है स्पीसीज के बारे में। देखिए स्पीसीज क्या होती है, इससे पहले देखिए आई थिंक एक टॉपिक है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है, काफी सारे जीव होते हैं, तो पॉपुलेशन वाला आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, बस उसकी डेफिनेशन देख लेना, और उसमें ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज नहीं है। यदि अपन स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या होती है, जीवों का वह समूह होता है, यानी जीव होते हैं, जीव क्या होते हैं, बहुत सारे जो जीव होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए, मतलब क्या बन गया, उनका ग्रुप बन गया। अब ये जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को क्या बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है। मतलब जीवों का जो समूह होता है, वो समूह ही क्या कहलाती है, प्रजाति कहलाती है, बोले तो स्पीसीज कहलाती है। बोले तो एक ग्रुप हो गया ऑर्गेनिज्म का, उसी को क्या बोलेंगे, अपन स्पीसीज बोल देंगे। अब देखिए इसमें आ जाता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है, जीवों का ऐसा समूह जो क्या होता है, एक विशिष्ट भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो रीजन होता है, उस रीजन में वो देखने को मिलेगा। मतलब केवल उसी जगह उसी क्षेत्र पर क्या करते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। वो रीजन या वो स्पीसीज क्या कहलाएगी, एंडेमिक स्पीसीज कहलाएगी। फॉर एग्जांपल बात करें, यदि अपन राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान की बात कर ले, तो राजस्थान के अंदर आपको ऊंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये जो ऊंट होते हैं,
अब राजस्थान के अंदर ऊंटों को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो ये एक स्पीसीज ऐसी होगी जो आपको कहां देखने को मिलेगी? राजस्थान में ही। ठीक ऐसे ही कीवी के अंदर क्या देखने को, मतलब कीवी कहां देखने को मिलेगी? ओनली फॉर न्यूजीलैंड में ही देखने को मिलेंगे। ठीक ऐसे ही जो आपके कंगारू रहेंगे वो कंगारू कहां देखने को मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेंगे। मतलब कंगारू हो गया, कीवी हो गया, आपका ऊंट हो गया, ये आपकी किस में आ जाती है? एंडेमिक स्पीसीज में आ जाती है। मतलब ये एक विशिष्ट भौगोलिक जो क्षेत्र होता है उसी के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, उस क्षेत्र से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसी स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। अगली आ जाती है इंडिकेटर स्पीसीज, यानी सूचक प्रजातियां। मतलब जीवों का ऐसा समूह है जो क्या करता है? पर्यावरण में किसी क्रिया की क्या देते हैं? सूचना दे देते हैं। उनको क्या बोला जाता है? इंडिकेटर स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए जहां पर आपको लाइकन देखने को मिल जाए, इसका मतलब वहां पर वायु प्रदूषण का क्या होता है? वो आपका सूचक होता है। ई कोलाई किसका होता है? जल प्रदूषण होता है, उसका क्या होता है? सूचक होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन तो क्या होता है? आपका एयर पोल्यूशन का क्या होता है? एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। जबकि ई कोलाई होता है, ये वाटर पोल्यूशन को क्या करता है? या वाटर जो दूषित पानी होता है उसको क्या करता है? इंडिकेट करने का काम करता है। फिर अगला आ जाता है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज की बात करें तो जीवों का ऐसा समूह है जिसकी परिस्थितिकी, मतलब ऐसे जीव जो क्या होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, उनकी संख्या तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन उनका प्रभाव होता है इकोसिस्टम में, वो क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। वो स्पीसीज क्या कहलाती है? की स्टोन स्पीसीज कहलाती है। की स्टोन स्पीसीज, एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं कि की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती है पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, वो मतलब होते एक ही है। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जैसे बोला जाता है कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर। मतलब जंगल काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर प्रभुत्व किसका रहता है? शेर का रहता है। बाकी जीवों का नहीं रहता ना, लेकिन उसकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन उनका नहीं है। लेकिन ओनली फॉर जो शेर है उसकी संख्या कम है, फिर भी क्या होता है? उसका प्रभुत्व क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती है? कीस्टोन स्पीसीज कहलाती है, जिसमें शेर आ जाते हैं एंड आपके बाघ आ जाते हैं। ये चीज क्या है? आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो कीस्टोन स्पीसीज होता है, याद रखना, इनका संरक्षण, इनका कंजर्वेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्लीट जो आपका इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को मेंटेन कौन करके रखते हैं? आपके शेर हो गया, बाघ हो गया, बोल तो कीस्टोन स्पीसीज ही इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। चलिए फिर अगला आ जाता है एक्सटेंट स्पीसीज, यानी विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां नाम से पता चल रहा है कि जीवों का ऐसा समूह जो भूगोल से क्या हो चुका है? पूर्णतः क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। वो स्पीसीज किस में आ जाती है? एक्सटेंट स्पीसीज में आ जाती है, बोले तो विलुप्त प्रजातियां में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर हो गए, डोडो पक्षी होगी, एशियाई चित्ता हो गया, यात्री कबूतर, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं? आपके विलुप्त हो चुके हैं। अब इनके विलुप्त होने का रीजन क्या था? इनके विलुप्त होने का कारण क्या था? तो इनके विलुप्त होने का जो आपका मेन कारण है, वो मेन कारण था एक तो जो आपके ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस का आपको पता है कि इंटरफेयर काफी ज्यादा। यदि कोई भी चीज विलुप्त हुई है ना, ये मान के चलिए उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है ना, वो अपने लोगों का ही है। क्योंकि हर चीज को अपन क्या कर देते हैं? खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को हटाते जा रहे हैं, जंगलों को अपन काटते जा रहे हैं, हर एक चीज का अपन क्या कर रहे हैं? गलत इस्तेमाल करने पे लगे हुए हैं। तो आवास का विनाश अपन कर रहे हैं, हर जगह पे अपन अतिक्रमण कर रहे हैं, आवास की कमी भी हो रही है, मतलब जीवों के रहने की। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के अंदर भी है, सबसे ज्यादा प्रदूषण भी अपन ही कर रहे हैं, अपने कारण ही बाढ़ आ रही है। इसके साथ साथ में क्या होती है? जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो नेचुरेशन, मतलब जो आपके नेचुरल जो भी आपकी आपदाएं होती हैं, उन आपदाओं के कारण भी क्या हो सकती है? जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां क्या होगी? आपकी विलुप्त होगी। अगला आ जाता है अनडेंजर्ड आपकी स्पीसीज। यदि अपन बात करें संकटग्रस्त जो आपके जीव होते हैं, मतलब ऐसे जीवों का समूह है जिनकी पारिस्थिति में जो संख्या होती है वो लगातार घट रही है, या मान लीजिए अत्यधिक क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अब यदि इन जीवों का कंजर्वेशन, बोले तो इनका संरक्षण यदि नहीं किया गया, तो ये सारे के सारे जीव आपके क्या हो सकते हैं? विलुप्त हो सकते हैं। ऐसी जो स्पीसीज है उसको अनडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रखा गया है।
अब देखिए यदि बात करें जो आपकी संकटग्रस्त जो आपकी जातियां मतलब जीव होते हैं, स्पीसीज होती है, इनको एक पुस्तक के अंदर लिखा जाता है, रखा गया है, उस पुस्तक का नाम क्या होता है? रेड डेटा बुक। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेड डेटा बुक क्या है, तो याद रखना जो आपकी संकटग्रस्त जातियां होती हैं यानी जो आपकी अनडिजर्व स्पीसीज है, इन स्पीसीज को जिस बुक के अंदर रखा गया है, जिस पुस्तक में रखा गया है, उसी को क्या बोला जाता है? रेड डेटा बुक के नाम से उसको जाना जाता है। अब यदि बात करें, यदि मान लीजिए किसी भी जीव का नाम यदि रेड डेटा बुक के अंदर आ गया है, इसका मतलब यह हो गया कि उनकी संख्या क्या होनी है? अब सामान्य होना बहुत ही कठिन है। मतलब एक बार यदि रेड डेटा बुक के अंदर कोई भी स्पीसीज चली गई तो ये मान लीजिए अब उसका कंजर्वेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसका कंजर्वेशन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब एक लिमिटेड स्पीसीज बची है, यदि वो भी नष्ट हो गई तो उससे क्या हो जाएगा? कंप्लीट रूप से वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? आपकी विलुप्त में आ जाएगी, एक्सटेंट स्पीसीज में आ जाएगी। अब धीरे धीरे क्या किया जाता है? उनका संरक्षण किया जाता है। यदि ये संरक्षण वापस से क्या हो जाता है? कामयाब हो जाता है, यानी उनकी संख्या वापस से बढ़ने लग जाती है एंड फिर से यदि वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाती है तो उनको रेड डेटा बुक में से निकाल के किस में रख दिया जाता है? ग्रीन डेटा बुक के अंदर रख दिया जाता है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए रेड डेटा बुक एंड ग्रीन डेटा बुक, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो रेड डेटा बुक होता है, इसमें तो उन स्पीसीज को रखा जाता है जो मान लीजिए कि विलुप्त होने की क्या आ चुकी है? कगार पर आ चुकी है। उसको तो उन स्पीसीज को किसमें रखा जाएगा? रेड डेटा बुक के अंदर रखा जाएगा। जबकि जो ग्रीन डाटा बुक होती है इसके अंदर उन स्पीसीज को रखा जाएगा जो मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर, मतलब जिनकी संख्या मतलब जो खतरे के अंदर नहीं है, अनडिजर्व स्पीसीज के अंदर नहीं आती है, उनकी संख्या नॉर्मल है, उन स्पीसीज को किस में रखा जाता है? ग्रीन डेटा बुक के अंदर रखा जाता है। हमेशा आपने देखा होगा कि रेड का मतलब क्या होता है? खतरे का निशान होता है, मतलब जो स्पीसीज खतरे में है उनको रेड डेटा बुक में रखेंगे, जो स्पीसीज सेफ है। अब आपने ट्रैफिक लाइन पे भी देखा होगा, लाल बत्ती आ जाती है मतलब आगे खतरा है, रुकने का निशान है, ग्रीन लाइट आ जाती है मतलब रास्ता क्लियर है, अब आप आगे जा सकते हैं। तो ये स्पीसीज में भी सेम वही है, रेड का मतलब है स्पीसीज खतरे में है, ग्रीन का मतलब ये स्पीसीज क्या हो चुकी है? आपकी संतुलित है। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से। लाल पांडा आ जाता है, एशियाई शेर आ गया, गोडावन आ गया, आपका रॉयल बंगाल टाइगर आ गया। देखिए गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, यह सबको पता होना चाहिए, और इनको कंजर्वेशन साइट जैसलमेर के अंदर कुछ ऐसा रखा जाता है, तो एक बार वो चीज भी आप देख लेना कि इनका मतलब कंजर्वेशन करने के लिए कंप्लीट रूप से एक पूरी की पूरी संस्था बना रखी है जैसलमेर साइड में। तो कौन आ जाता है? लाल पांडा आ जाता है, एशियाई शेर आ जाता है, गोडावन आ जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर आ जाता है, भारतीय गेंडा आ जाता है, काला हिरण आ जाता है, शेर पूंछ बंदर आ जाता है, एशियाई हाथी आ जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपकी चिड़िया आ जाती है, इसके अलावा हिम तेंदुआ आ जाता है, गंगा नदी की डॉल्फिन आ जाती है, घड़ियाल आ जाता है, जावा गेंडा आ जाता है, गिद्ध आपके आ जाते हैं, आपका रेंज सर्कस आपका क्या आ जाता है? कछुआ आ जाता है। ये सारे के सारे क्या थे? आपके संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर आ जाते हैं। अगला लास्ट एंड जो आपका फाइनल है इस चैप्टर का, वो आपका कौन सा आ जाता है? अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसको बचाने के लिए सरकार की क्या होता है? इंटरफेरेंस रहता है। मतलब अब सरकार ने खुद ने कह दिया है कि इसको तो अब बचाना ही पड़ेगा, तो उसके अंदर एक तो आ जाता है बाघ, जिसके लिए क्या बनाएगी? बाघ परियोजना बनाएगी, मतलब बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना बनाएगी। इसके अलावा जो आपका गोडावन है, इस गोडावन को बचाने के लिए भी परियोजनाएं बनाई गई है। तो ये दोनों के दोनों किस में आ जाते हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज में आ जाते हैं। तो पूछ लिया जाए अम्ब्रेला स्पीसीज में कौन से जीव आ जाते हैं, तो अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब हो गया वो जीव हो गए अब सरकार ने भी खुद ने भी क्या कर दिया है? उनके संरक्षण की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी उठा ली है। वो स्पीसीज किस में आ जाती है? अम्ब्रेला स्पीसीज के अंदर आ जाती है। ये आपका क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट मतलब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी में अपन ने जो आपकी इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी को अपन ने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब इकोलॉजी के कुछ एक दो डेफिनेशन हो गए, छोटे मोटे पॉइंट हो गए, वो आप थोड़ा सा खुद से मेहनत करके एनसीईआरटी से देख लेना, अदरवाइज इतना भी देख लेते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके साथ में बात करें तो जो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्ले स्टोर वाली जो एप्लीकेशन है उसको विजिट है, वो विजिट आप सबके सब जरूर कीजिएगा।
देखिए लास्ट एंड फाइनल अपना जो मतलब जो आपका इन्वायरमेंट वाला चैप्टर बचा है, इसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बचा है। ये जो दो चैप्टर है इनको आप बस थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख लेना, बाकी आपको किसी भी टॉपिक को एनसीईआरटी से भी देखने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने बता रखा है उतना कर लीजिए, या एक बार देखिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि जो मेन आपका जो बुक है, मतलब जो आपका पेपर रहेगा वो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के ऊपर ही क्या है, उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन सब एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ में ये और भी सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जो आपके नोट्स हो गए और भी आपकी काफी सारी टेस्ट सीरीज वगैरह हो गई, ये सारे के सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी लैब असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड। तो जल्दी से जाइए, इन सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लीजिए, और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।